बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अगर आपने PHP पे काम करने से पहले HTML और CSS पे काम किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि CSS बेसिकली आपके वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और हम एक CSS फाइल क्रिएट कर देते हैं और फिर उस एक CSS फाइल को हम डिफरेंट पेजेस से लिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने पेजेस का लेआउट बार बार तब्दील नहीं करना पड़ता। अगर हमें ओवरऑल अपनी पूरी वेबसाइट पे कोई एक चेंज करनी हो तो हम जस्ट CSS फाइल में चेंज कर देते हैं और पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाता है, क्योंकि तमाम पेजेस जितने भी HTML पेजेस हैं वो लेआउट को पिक कर रहे होते हैं हमारी CSS फाइल में से। जब हम CSS फाइल को चेंज कर देते हैं तो हमारी तमाम HTML पेजेस का लेआउट चेंज हो जाता है। व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह से PHP में भी हमारे पास एक फंक्शन ऐसा मौजूद है जिसे हम इंक्लूड का फंक्शन कहते हैं, इंक्लूड की कमांड कहते हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट अपनी PHP फाइल में रखे हुए डाटा को अपने पेजेस पे जो है वो ला सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपने पिछले चैप्टर में हमने फंक्शन का चैप्टर डिटेल से पढ़ा। हम डिफरेंट फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं और इंक्लूड की कमांड की मदद से हम उन फंक्शंस को किसी एक फाइल या किसी एक पेज पे PHP फाइल में सेव करके डिफरेंट अपने पेजेस के ऊपर जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्लूड की मदद से। व्यूअर्स, इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम दो पेजेस क्रिएट करते हैं, जिनमें से एक पेज पे मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा और फिर से दूसरे पेज पे इंक्लूड करूंगा, और उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन को इंक्लूड करूंगा दूसरे पेज पे। व्यूअर्स, इस वक्त स्क्रीन पर आपको दो पेजेस नज़र आ रहे हैं, दो HTML पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं जिन्हें मैंने PHP फाइल के तौर पर सेव कर लिया है। इसमें से एक पेज हमारा जो है वो इंक्लूड्स का पेज है। ये वो पेज है व्यूअर्स जो कि दूसरे पेज से डाटा को पिक करेगा, और included अंडरस्कोर फंक डॉट PHP के नाम से मैंने एक पेज क्रिएट किया है। और बेसिकली इस पेज में मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा और उस टेक्स्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, उस टेक्स्ट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने दूसरे पेज में। व्यूअर्स, आपको इस वक्त इसका पूरा एक HTML का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अगर मैं इस तमाम स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर दूं, सिंपल इसको एक सादा पेज के तौर पर रखूं, तो भी मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं अपने includes.php फाइल के अंदर। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, मैं इस पेज को ऐसे सिंपल ही रखता हूं और इसमें जस्ट एक वर्ड यूज करता हूं, फंक्शंस। इस वर्ड को मैंने इस्तेमाल किया और मैंने इसको सेव कर दिया। व्यूअर्स, अब इंक्लूडेड अंडरस्कोर fun यानी इंक्लूडेड फंक जो हमारी फाइल है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है फंक्शन। अब अगर मुझे उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है अपनी includes.php फाइल के अंदर, तो मुझे कमांड इस्तेमाल करना होगी। पहले मुझे अपना PHP वर्क एरिया जनरेट करना होगा और फिर इसके दरमियान मैं वो कमांड लिखूंगा जिसकी मदद से हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सी कमांड है इंक्लूड, और फिर ब्रैकेट के अंदर बेसिकली मुझे उस फाइल का नाम लिखना होगा, क्योंकि लोकेशन सेम है, दोनों एक ही फोल्डर के अंदर सेव है फाइल। तो मैं जस्ट उस फाइल का नाम इंसर्ट करूंगा जो कि मुझे इंक्लूड करनी है, और उस फाइल का नाम है इंक्लूडेड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं इंक्लूडेड अंडरस्कोर fun के फंक, और ये सिंपल सी कमांड इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर्स, मैंने कहीं एको इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जस्ट इंक्लूड की कमांड इस्तेमाल की है। और होना ये चाहिए कि इंक्लूडेड अंडरस्कोर फंक ये वो फाइल है जिसमें मैंने फंक्शन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो जब मैंने इस फाइल का हवाला दिया हुआ है तो वहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाना चाहिए। मैं इसे सेव करता हूँ व्यूअर्स, और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में इसको ओपन करके देखता हूँ। http localhost/php_test, ये हमारी जो है डायरेक्टरी है जहाँ पे हम तमाम अपनी PHP फाइल्स रख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे includes.php को एंटर जो है वो देखना है। अभी वैसे लिखकर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि हमने जब लिंक जनरेट किया, इंक्लूड किया हमने, तो हमें पूरी फाइल का नाम लिखना चाहिए था, जबकि हमने इंक्लूडेड अंडरस्कोर फंक तो लिखा, .php जो कि उसकी एक्सटेंशन है वो नहीं लिखी। तो मैंने .php जो इसकी एक्सटेंशन है वो भी इस्तेमाल की इसके साथ। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, F5 प्रेस किया, और देखिए व्यूअर्स, आपके पास स्क्रीन पे फंक्शंस का वर्ड आ रहा है। इस वक्त ये जो वर्ड फंक्शन है बेसिकली ये शामिल हो रहा है किसी और PHP फाइल में से। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त हमने सिंपल एक वर्ड फंक्शन लिखा और फिर उसको हमने इस्तेमाल कर लिया अपनी दूसरी फाइल के अंदर। अगर आपने कोई PHP कोड इस्तेमाल करना हो, PHP कोई आपने कमांड इस्तेमाल करनी हो, तो फिर उस सूरत में बहुत बेहतर है कि आप PHP का वर्क एरिया जनरेट करें उस फाइल में जहाँ से आपको PHP की कमांड इस्तेमाल करनी, और फिर आप उन्हें जो है इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद व्यूअर्स
मैं यहाँ पर अब एक फंक्शन जनरेट करता हूँ। हम फंक्शंस को बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, इसलिए सिंपली मैं एक फंक्शन जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। व्यूअर्स, मैंने इस वक्त इस पेज पे एक फंक्शन क्रिएट किया है हेलो के नाम से। फंक्शंस क्या हैं ये हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, इसलिए मैंने सिंपली इसको क्रिएट कर दिया फंक्शन को। और बेसिकली ये फंक्शन एक वर्ड जो है वो एको करवा रहा है, हेलो वर्ड एको करवा रहा है। व्यूअर्स, ये इंक्लूडेड अंडरस्कोर func.php नामी जो फाइल है उसमें हमने ये फंक्शन इंसर्ट किया है। अब मुझे इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है व्यूअर्स अपने इस पेज में, तो मैं इसके लिए एक नया वर्क एरिया जनरेट करता हूँ, PHP वर्क एरिया। और इसमें व्यूअर्स मैं इस्तेमाल करूँगा इस हेलो के साथ मैं एवरीवन का वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। मैंने जब जस्ट हेलो लिखा तो वो जो फंक्शन मैंने इंसर्ट किया हुआ है अपनी इंक्लूड अंडरस्कोर func.php फाइल जो थी हमारी, जाहिर सी बात है क्योंकि उस पर इंक्लूड का ऊपर हमारी कमांड पहले से मौजूद है, इसलिए वहाँ जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ये पेज हमारा हेलो का फंक्शन पिक कर लेगा। और साथ में इसके लिख देता हूँ एवरीवन। और इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया और सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। और व्यूअर्स देखिए, जब मैंने लिखा रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हेलो एवरीवन लिखा हुआ हमारे पास जो अपीयर हो गया। तो इस तरह से व्यूअर्स आप अपने फंक्शंस को, तमाम फंक्शंस को जो आपने अपने पेजेस में यूज करने हैं, एक ही फाइल पे सेव करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, और आपको बार बार फंक्शंस को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम बहुत हद तक PHP के ऊपर अबूर हासिल कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं PHP क्या है, हम जान चुके हैं कि वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर करने हैं, हम देख चुके हैं कि किस तरह हम पेजेस को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, हम देख चुके हैं कि हम किस तरह पेजेस से इंफॉर्मेशन दूसरे पेजेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जब आप एक बेहतर और अच्छी PHP बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक डाटाबेस की जरूरत पड़ती है। व्यूअर्स, डाटाबेस क्या है? बेसिकली डाटाबेस से मुराद एक कलेक्शन है डाटा की, जिसमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से गैदर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप अपनी रूटीन लाइफ में बहुत से डाटाबेसेस देखते हैं, जैसे कि आपने टेलीफोन डायरेक्टरीज देखी होंगी। बेसिकली टेलीफोन डायरेक्टरी भी एक डाटाबेस ही है, जिसमें से आपको जो भी मतलूबा नंबर चाहिए हो आप बड़ी आसानी से उसमें से सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, आपने डिक्शनरीज देखी हैं, आपको जो भी लफ्ज़ चाहिए होता है आप अपना मतलूबा लफ्ज़ अपने अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से फ़ौरन से तलाश कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से व्यूअर्स, जब हम डाटाबेस की बात करते हैं तो डाटाबेस का मतलब है डाटा का ऐसा कलेक्शन जिसको आसानी से एक्सेस किया जा सके और रीड किया जा सके। लेकिन व्यूअर्स, जब आप अपनी PHP एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या PHP वेबसाइट बनाते हैं और उसमें आप डाटाबेस बनाते हैं तो उसके लिए डाटाबेस के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? व्यूअर्स, आप अपने नॉर्मल लाइफ में जब इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस की बात करते हैं तो बहुत सारे डाटाबेस सिस्टम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटाबेस सिस्टम है। इसी तरह व्यूअर्स, आप और भी कई डाटाबेस सिस्टम से वाकिफ होंगे। लेकिन जब आप वेबसाइट की बात करते हैं और वेब में आप डाटाबेसेस की बात करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस जो मौजूद है वो है MySQL। MySQL बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं और फिर हम उस डाटाबेस के साथ कुछ भी फंक्शन जो हम परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि आप जब एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ आप क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, जब आप MySQL के डाटाबेस की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली एक टर्म यूज होती है क्रूट। क्रूट बेसिकली एब्रीविएशन है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट का। आप जब डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें आप डाटाज एंटर करते हैं। जब आप नया डाटा एंटर करते हैं तो उस वक्त बेसिकली आप डाटा को क्रिएट कर रहे होते हैं। आप डाटा को रीड कर सकते हैं, यानी उसी जो आपने डाटा पहले से एंटर किया हुआ है उसे आप दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप नया डाटा जब मज़ीद एंटर करेंगे तो अपडेट कर सकते हैं और आप डाटा में मौजूद किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं और फिर किस तरह से उसमें हम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं।